कहानियों की दुनिया बड़ी निराली होती है। शब्द कब चित्र बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए चलिए कहानियों की दुनिया में और दोस्ती करते हैं उन चरित्रों से, उन किरदारों से जो चुपचाप कहानी से निकलकर हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट बाय श्रद्धा पांडे पॉडकास्ट पर। और जोड़ते हैं इस कड़ी में एक और कड़ी, कहानी संख्या 11, पुस्तक का नाम समय की रेत पर। आज की कहानी का नाम है अभी देर नहीं हुई। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच इतराती मालिनी घर पहुंची तो उसे अपने पति, उनके प्रयास, उनकी दूरदर्शिता पर गर्व हो रहा था। यह महेश का ही उत्साह था कि वह चुनाव में विजयी हुई थी। अब वह कोई मामूली स्त्री तो थी नहीं, उसे अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य भी करना था। एक दिन की बात है, व्यापारी वर्ग के साथ गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी कि अचानक उसकी 8 साल की बेटी सखी दौड़ती हुई आई। वह मालिनी की गोद में बैठना चाहते थे कि तभी उसकी आया लाली चाची ने उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। इधर सखी मचलती रही, उधर मालिनी तड़पती रही। उस घटना के बाद सखी बदल गई। जब लाली चाची उठाती उठ जाती, जो कुछ खाने को मिलता चुपचाप खा लेती। अपने साथ साथ अपनी बहन का भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। इस प्रकार 10 वर्ष और बीत गए। मालिनी के जीवन में बहुत कुछ घट गया। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का दावा करने वाले महेश टिकट पाने का प्रयास करते करते हार गए और अब बात बात पर उसकी कमी निकालने लगे। निराशा के सागर में डूबते डूबते शराब का सहारा लेने लगे। और दूसरी तरफ स्थितियों को संभालते संभालते मालिनी हारने लगी। एक लंबे अंतराल के बाद वो अपने ऑफिस में बैठी थी कि अचानक सखी उसके कमरे में आई। उसके गले में हाथ डालकर उसने कहा, मम्मा, परसों मेरी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। मैं चाहती हूँ आप मुझे छोड़ने सेंटर चलेंगी ना? हाँ, जरूर चलूंगी। ऐसा कहते मालिनी ने उसे प्यार से अपने पास बैठा लिया और कहा, अरे मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। अच्छा बेटी, सारी तैयारियां हो गई ना? बस थोड़ा सा रिवीजन बाकी है, कर लूंगी, आप परेशान ना होइए। मुझे पता है मेरी बेटी शुरू से ही समझदार थी और आज भी है। और हाँ, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करती रहना। लाली चाची जिंदा ही नहीं छोड़ेंगी यदि मैं समय पर खाना ना खाऊं। ऐसा कहते वह चली गई। फाइलों को किनारे रख मालिनी सोचने लगी कि परसों वह सेंटर जरूर जाएगी। आज न जाने क्यों उसके दिल के किसी कोने में खालीपन था, कड़वाहट थी, टीस उठ रही थी। उठकर लॉन में टहलने लगी, वहां भी मन नहीं लगा तो सखी के कमरे में चली गई। वहां जाकर क्या देखती है कि लाली चाची उसके बालों में तेल लगाते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। सारा दिन पढ़ाई। अरे बेटा, तेल भी लगवा लिया करो। जानती हो तेल लगवाने से सिर में खून अच्छी तरह से दौड़ने लगता है। बाल काले, घने और लंबे होते हैं। लाली की बातों से बेपरवाह सखी सिर झुकाए अपनी किताबों में डूबी थी। मालिनी ने इशारे से लाली को हटा दिया और खुद बैठकर सखी के सिर पर तेल लगाने लगी और सोचने लगी, यही तो वह एहसास है जिसकी कमी थोड़ी देर पहले मुझे महसूस हो रही थी। सखी कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ी कि मालिनी को अपने सिर पर तेल लगाते देख हैरान हो गई और बोली, मम्मा, आप कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कहकर मालिनी के गले लग गई। मालिनी को लगा मानो वह संपूर्ण हो गई। मातृत्व के मिठास में थोड़ी देर पहले की सारी कड़वाहट धुल गई। विडंबना देखिए, दूसरे दिन राजपुरा जिले में दहेज तथा अंतरजातीय विवाह की वजह से हिंसा भड़क उठी। मालिनी को जाना पड़ा। परिस्थितियों को संभालते संभालते 2 दिन बीत गए। दोपहर को
अचानक मालिनी को याद आया, अरे आज तो सखी की परीक्षा थी, मैं उसकी छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाई। तुरंत उसने फोन किया। फोन सखी ने उठाया। मालिनी ने कहा, सॉरी बेटा, कैसी है तू, कैसी हुई तेरी परीक्षा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात पेपर की, तो उससे आपको क्या लेना देना? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें तो पता है, तुमने तो पेपर में पढ़ा ही होगा यहाँ क्या हुआ। मुझे अचानक आना पड़ा, लोगों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ आना मेरी मजबूरी थी बेटा। ठीक कहा आपने, मैं तो जैसे कभी आपकी जिम्मेदारी थी ही नहीं, इसलिए बड़ी आसानी से आप हम लोगों को लाली चाची की गोद में डालकर सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करती रही। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए मेरी परेशानी नहीं समझ रही हो। आज शाम को जब मैं वापस आ जाऊंगी, मिलकर बात करेंगे। बस मम्मा, आप शायद उस 8 साल की सखी को भूल गई, जिसे आपने लाली चाची की गोद में डालकर कभी पीछे मुड़कर उसके आंसू नहीं देखे। मैं हर रात रोई, हर दिन तड़पी थी और हर दिन स्कूल से घर आकर अकेली हो जाया करती थी। बेटा, मेरा भी यही हाल था। झूठ मम्मा, झूठ मत बोलिए। यदि आपका भी यही हाल था तो आपने राजनीति छोड़ क्यों नहीं दी? किसने बांध रखा था आपको? मेरी मजबूरी ने। नहीं मानती मैं आपकी बात। दरअसल आपको आपकी शान शौकत ने, झूठे अभिमान ने बांध रखा था। मम्मा, दुख तो इस बात का है कि आपको हमारा दर्द कभी दिखाई ही नहीं पड़ा। यदि आज सुबह भी आपने फोन करके मुझे मेरी परीक्षा की शुभकामनाएं ही दे दी होती तो भी मेरा दर्द कुछ कम हो जाता, पर अब देर हो गई, बहुत देर माँ। ऐसा कहकर सखी ने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। परिवार व मालिनी के बीच दरार बढ़ती गई। महेश का ज्यादातर समय शराब में ही बीतता था। सखी ने एक लंबी खामोशी ओढ़ ली, और रही बात मैत्री की, तो वही थी जो कभी कभार उससे बात कर लिया करती थी। कुछ दिन और बीते। एक दिन ऑफिस का दरवाजा खुला और सखी आई। आते ही उसने टेबल पर कार्ड रख दिया। मालिनी ने पूछा, ये क्या है? मैं मंत्री जी को अपनी शादी पर आमंत्रित करने आई हूँ। क्या? मालिनी का मुंह तो आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। जी हाँ, ठीक सुना आपने। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना समय अवश्य निकाल लेंगी। कब है शादी? कहाँ हो रही? किसके साथ? लड़के का क्या नाम? तुमने क्या किसी ने भी मुझे नहीं बताया। बताया उसे जाता है जिसके पास समय हो। आप अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि हमने आपको परेशान करना उचित ही नहीं समझा। हाँ, शादी 6 फरवरी को। 10 दिन बाद? ओह, 10 दिन शादी की तैयारी कैसे होगी? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लाली चाची ने सारी तैयारी कर ली। उस दिन आप अपने आप को अपने व्यस्त कामों में से थोड़ा मुक्त रखिएगा। ऐसा कहकर सखी चली गई और पीछे एक गहरा सन्नाटा छोड़ गई। लेकिन फिर अचानक दरवाजा खोल के अपना मुंह निकालकर उसने कहा, यदि हाँ, सारे कार्यक्रम में नहीं तो किसी एक कार्यक्रम में अवश्य आ जाइएगा, हम धन्य हो जाएंगे। एक और प्रहार। 6 फरवरी सुबह ही घर मेहमानों से भर गया। उस भीड़ में मालिनी भी एक मेहमान थी, क्योंकि सारा काम लाली ही कर रही थी। लाली को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। कभी काम करती, कभी सखी को गले लगाकर रो लेती, और मालिनी थी मात्र मूक दर्शक बनी थी। सखी के अनुरोध पर लाली ही हर रस्म में मालिनी के साथ थी। विदाई का समय भी आ गया। लाली छाती फाड़ फाड़ कर रो रही थी और मालिनी चुपचाप ये सोच रही थी कि उसके अंदर ये पीड़ा क्यों नहीं उठ रही जो एक माँ के अंदर उठनी चाहिए, जो लाली अनुभव कर रही है। बारात के जाते जाते घर बिल्कुल खाली हो गया। मालिनी को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए सखी के कमरे में कुछ समय उसकी यादों के साथ बिताने चली गई। सामान समेटते समेटते मालिनी को एक एल्बम दिखाई दिया। वहीं जमीन पर बैठकर देखने लगी।
जैसे जैसे पृष्ठ पलटती गई दुख और गहरा होता चला गया। अचानक उसका हाथ रुक गया। एक जगह पर मालिनी की बड़ी सी फोटो थी जिसके नीचे लिखा था, मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत। मालिनी भी धीरे से बुदबुदा उठी, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत बहुत। आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। वह वहीं उसके बिस्तर पर लेट के उसके तकिए को अपनी छाती से लगा लिया, मानो तकिया तकिया ना हो बल्कि छोटी सी सखी उसकी छाती से चिपकी हो। इसी प्रकार पड़े पड़े कब रात हो गई पता ही नहीं चला। खाने के समय मैत्री उसे ढूंढती ढूंढती वहीं आ गई। दोनों ने वर्षों बाद एक साथ खाना खाया। थोड़ी देर बाद मालिनी ने मैत्री से कहा, बेटा अब तुम समझदार हो गई हो, क्या तुम मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करोगी? क्या चाहती हैं आप मुझसे? बेटा मैंने कई बार राजनीति छोड़नी चाहिए पर घर की आर्थिक ज़रूरतों के कारण छोड़ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना घर, अपने बच्चे, अपना पति और कुछ नहीं। बोलो तुम मेरा साथ दोगी? मम्मा बहुत देर हो चुकी है। देर? कैसी देर? मैत्री जो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी अचानक बोल पड़ी, यदि आप मेरे लिए लोरी गा सकती हैं, मेरे स्कूल बैग ठीक कर सकती, मुझे बचपन में ले जाकर कहानियाँ व कविताएं सिखा सकती हैं तो आपका स्वागत है, पर अब देर हो गई, बहुत देर। आपने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा, फिर आज यह पछतावा कैसा? मालिनी तड़प उठी, बोली, बेटा मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी पर तुम्हारे पापा ने परिवार के कारण मुझे जबरदस्ती राजनीति में भेजा। बात को बीच में ही काटते हुए मैत्री ने कहा, मम्मा प्लीज प्लीज आप पापा पर दोष मत दीजिए। मैंने पापा का अकेलापन देखा, उनकी पीड़ा को मैं समझती हूँ। पापा ने अकेलेपन को दूर करने के लिए पहले शराब का सहारा लिया, फिर धीरे धीरे लाली चाची उनका सहारा बन गई। मुझे और दीदी को भी पापा और चाची के रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोली, प्रदेश की समस्या सुलझाने वाली मालिनी देवी को क्या पता कि आपका घर लुट चुका है। अब बहुत देर हो चुकी, बहुत देर, यह कहती हुई वहां से चली गई। मालिनी को एहसास हुआ कि लोगों को संभालते संभालते वह स्वयं लड़खड़ा गई। वह निर्णय ही नहीं कर पा रही थी कि क्या उस दुनिया में चली जाए जहां हजारों बच्चे, महिलाओं को उसकी ज़रूरत है, या वापस आ जाए जहां बेटियां हैं, पति हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि मैं महेश से बात करती हूँ। फिर यह सोचकर रुक गई कि रात बहुत हो गई, सुबह बात करूँगी, पर उससे इंतज़ार हुआ ही नहीं गया। पहुँच गई महेश के कमरे तक। कमरा बंद था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से लाली के हंसने की आवाज़ आई। हाथ वहीं रुक गए। मैत्री के द्वारा कहे गए वाक्य उसके कानों में गूंजने लगे। लाली चाची पापा का सहारा बन गई। आज मैत्री के कहे वाक्य का अर्थ समझ पाई। मालिनी ने सोचा, दस्तक उस दरवाजे पे दी जाती है जहां कुछ मिलने की उम्मीद हो। यहाँ तो लुटेरा ही मालिक बन सब कुछ लूट चुका है। सचमुच बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चकराकर वहीं बैठ गई। थोड़ी देर तक बैठी रही, भविष्य के बारे में सोचती रही, फिर उठी। उठकर अपने कमरे में आई और महेश के नाम पत्र लिखने बैठ गई। महेश जी, आप जिस दुनिया में मुझे लेकर आए थे वह बड़ी ही मायावी है। मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया पर बदले में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैं सब कुछ छोड़कर सरकारी आवास में रहने जा रही हूँ ताकि बहुत बड़े सत्य पर पर्दा पड़ा रहे। वैसे ये मेरी सोच का धोखा है कि मैं छोड़कर जा रही हूँ, जबकि बहुत पहले मैं छोड़ी जा चुकी हूँ, जिसका एहसास मुझे अभी हुआ है। दुख इस बात का है कि आप ही मुझे इस दुनिया में लेकर आए थे और अब आपने ही मुझसे किनारा कर लिया। आपकी पीड़ा सबको दिखाई दी पर मेरा टूटना किसी को नहीं दिखाई दिया। जीवन की विडंबना देखिए, मेरी बेटियों ने भी दोष मुझे ही दिया। आपको अकेलापन लगा तो आपने लाली के कंधे का सहारा ले लिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आज शिकायतों के कटघरे में मैं अकेली खड़ी हूँ।
जबकि मुझे इस स्थिति तक पहुंचाने में आपका बराबर योगदान है। समझ नहीं पा रही हूं कि न्याय मांगूं तो किससे। मैं इस उम्मीद से घर छोड़कर जा रही हूं कि इस बार आप मेरे निर्णय में मेरे साथ खड़े होंगे। मेरी अब तक की सारी कमाई पर आपका व बच्चों का हक है, अतः चेकबुक में सारी रकम भरकर मैत्री के कमरे में रख दी है। मेरी आगे की कमाई उनके नाम जिनकी दुनिया में मैं जा रही हूँ, जिन्हें मेरी ज़रूरत है। मैत्री का ख्याल रखिएगा, मालिनी। मालिनी ने बड़ी मुश्किल से रात काटी। सुबह होते ही कार मंगवाई और अपना सारा सामान बांधकर चल दी। जब कार बंगले से निकल रही थी तो झूठी उम्मीद से बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और सोच रही थी कि काश मैत्री आकर रोक ले, गले में हाथ डालकर कहे, माँ मत जाओ। जब उम्मीद पूरी तरह से टूट गई तभी मैत्री के कमरे की खिड़की का पर्दा हिला और 2 आंखें दिखाई दी। उन आंखों ने उसे जीने का सहारा दे दिया। कार अपनी गति से चलती चली जा रही थी। उसने कठोर कदम उठाया था, उस दुनिया में जाने का जहां लोगों को उसकी ज़रूरत थी। वह आगे का जीवन यतीम बच्चों तथा असहाय महिलाओं को समर्पित करने जा रहे थे, जहां देर नहीं हुई थी। एक तरफ मैत्री के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अब बहुत देर हो गई मम्मा। पर दूसरे ही पल उसे थके हारे दुखियारों की पीड़ा सुनाई दी, जहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत थी, जहाँ के लिए देर नहीं हुई थी। कभी नहीं, कभी नहीं। घर व कार्य क्षेत्र में तालमेल बैठाती मालिनी जैसी कई स्त्रियां हमें अपने आसपास मिल जाएंगी। हाँ, उनका नाम मालिनी सही, कुछ भी हो सकता है। इस कहानी द्वारा मैं मालिनी जैसी स्त्रियों की वेदना आप सबके समक्ष लाना चाहते थे। इसमें कितनी सफल हुई, ये जानने के लिए आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए तथा अपने विचार shraddha.pdy@gmail.com पर मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। एक पक्ष के पश्चात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं श्रद्धा आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।